Hello my dear student, welcome to my YouTube channel Learn Physics with Deepak sir. Dear student, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्लास 12th में रहेगा और जिस पे जो टॉपिक ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं उसी से आगे कंटिन्यू करूंगा। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि गॉसिस थ्योरम क्या होती है। तो मैंने कहा था कि गॉसिस थ्योरम की क्या मतलब मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना, क्योंकि किसी भी सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही होती थी ऑब्वियस सी बात है वहां पर फ्लक्स जनरेट हो रहा था और वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो 1/ε द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। तो ये कौन बताता था हमें? गॉसिस थ्योरम बताती थी। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि गॉसिस थ्योरम की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि इससे पहले आप बोलोगे सर इससे पहले भी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था, बट वो कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर में कैलकुलेट करते थे। बट उसको थोड़ा और सॉर्ट आउट करने के लिए मतलब थोड़ा इजी वे में लाने के लिए हमारे पास एक थ्योरम दी गई और जिस थ्योरम को कहा गया गॉसिस थ्योरम। ठीक है, तो उसी में से सबसे पहली एप्लीकेशन की आज मैं बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट लाइन चार्ज। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास ये बोर्ड के एग्जाम में मैंने पहले कहा ये सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से कोई भी एक एप्लीकेशन एग्जाम में 5 मार्क्स की पूछी जा सकती है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन देखो, क्वेश्चन बोल रहा क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। ये तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो गॉसिस थ्योरम हमें यूज आएगी, इसमें हेल्पफुल होगी। कहां पर निकालना है? स्ट्रेट लाइन चार्ज पे निकालना है। तो सबसे पहली बात क्या करनी है, हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है ना। मतलब मान लीजिए स्ट्रेट लाइन की अगर हम एग्जांपल दें तो हमारे पास एक वायर ले लेते हैं। सपोज करो कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लेते हैं, ठीक है। किसी बुक में इनफाइनाइट लाइन लिखा होगा लॉन्ग वायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी कहा होगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, सपोज करो दिस इज इनफाइनाइट लॉन्ग, ठीक है। ये इनफाइनाइट, सपोज करो ये इनफाइनाइट में बोल रहा हूं, ठीक है। और इसमें क्या किया हुआ है? स्ट्रेट लाइन चार्ज, मतलब इसमें चार्ज को क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वट एवर आपकी मर्जी है, चाहे इसको पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर दो चाहे नेगेटिव करो, बस खाली एक चीज का डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा? खाली उनकी डायरेक्शंस पे आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। तो देखिए मान लीजिए इसमें चार्ज को मैं डिस्ट्रीब्यूट करवा देता हूं। सपोज कीजिए इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चे। अब जब मैंने इस पे क्या किया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट की, तो अब इसकी जो लेंथ वो इन्फिनिटी है, तो मुझे वो कितना चार्ज इस पे मैंने डाला वो कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना। तो उस अगर हमें चार्ज का पता ही नहीं है कितना, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए आप सपोज करो मैं एक यूनिट लेंथ के केस पे अगर निकालना चाहूँ तो इजीली निकाल पाऊंगा। तो चार्ज का यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज, अगर एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसे क्या बोलते थे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते थे लैम्डा से। तो यहाँ ये समझ आ गई कि हमें लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ के कंसेप्ट से हम क्या कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए अगर मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन लेता हूं, लेट्स सपोज करो छोटा सा पोर्शन लूंगा इतना सा, तो अब ऐसी बात है किसकी फॉर्म में होगा? सपोज करो मैं इसको थोड़ा विजुअलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। मान लीजिए कुछ ये ऐसा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल, ऐसा ही होगा ना। तो इसी तरीके से मान लीजिए आप मैं पहले इससे इजी वे में समझाता हूं, ये कॉम्प्लिकेशन फॉर्म हो जाएगी, हम इसकी बात नहीं करते, सिंपल। अभी देखो मैं ये कहता हूं कि अब इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है इसमें क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगी, और मान लीजिए इस चार्ज से जो फील्ड जनरेट होगी रेडिकली आउटवर्ड होगी, मान लीजिए ऐसा। देखो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाना था इसलिए मैंने वो नहीं कंसेप्ट बताया। इतना पता चल गया कि भाई हमें इस कंसेप्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछना है कि इनफाइनाइट है तो कैसे निकालना, तो आप ये बोल सकते हैं। उसको ऐसे ही होगा ना, लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ऐसे ही होगी और कैसे होगी, यही तो नहीं है। तो बेसिकली ये क्या है, गॉसिस थ्योरम की एप्लीकेशन है। तो गॉसिस थ्योरम के लिए कब एप्लीकेबल होता है? वो ओनली फॉर क्लोज सरफेसेस, विच मींस उसके लिए गॉसियन सरफेस चाहिए। तो गॉसियन सरफेस क्या कहता है कि जो चार्ज होगा, अगर उस चार्ज की हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है तो जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर हमें इक्वल डिस्टेंस लाना है
तो विच मींस इस फील्ड पे अगर मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मुझे एक क्या चाहिए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए, सरफेस होनी चाहिए, वो इक्वली होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ऐसे अज्यूम कर लो कि मैं यहां पर क्या बना देता हूं, एक सिलेंडर बना देता हूं, सपोज करो आप ऐसा, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं किसी पॉइंट पे निकालना चाहूंगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम, यहां से यहां तक डिस्टेंस सेम, केस भी यहां पे हो सकता है। और यहां पर मैं क्या कर देता हूं, कुछ ऐसे क्रिएट कर देता हूं। बात को समझना अच्छे से बच्चे, आज थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको मैं डेली लाइफ के साथ लिंक नहीं ना करवा सकता, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसा होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो गाउसियन थ्योरम थी उसकी कंडीशन कहती है कि जो हमारे पास कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने कहा आपको कि इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक रीजन है, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है, जहां पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना है, r दूरी पे। मान लीजिए इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो कितनी है, बात को समझना बिल्कुल इजी है। तो अब इसके लिए हमारे पास देखो एक सरफेस मान लीजिए ये है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बाहर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है अगर ये एक रीजन है, यहाँ पर कुछ ना कुछ सरफेस है, एरिया है, तो यहाँ पर भी तो होगा। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, पहले कुछ एरियाज को मेंशन कर देते हैं। मान लीजिए ये जो मेरे पास एरिया है, ये एरिया मेरे पास ऐसा है, सपोज करो सरफेस एरिया जो है, ये सरफेस एरिया कौन सा बन गया 2, और यहाँ पर सरफेस एरिया क्या बन गया 3। क्योंकि इस केस में भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यहाँ पर कुछ होगी या नहीं होगी वो अभी देखते हैं। तो मान लीजिए मैं सपोज करता हूं यहाँ पर जो मेरे पास एरिया है वो एरिया है ds, स्मॉल एरिया एलिमेंट। क्योंकि अगर मुझे स्मॉल एलिमेंट पता चल जाएगा तो दूसरे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस इंटीग्रल करना पड़ेगा, नेक्स्ट के लिए तो निकाल सकता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास अगर ds आ गया तो ऑब्वियसली बात है एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मेरे पास स्मॉल एरिया एलिमेंट ये है, तो यहाँ पर जो बनने वाली इसकी जो डायरेक्शन होगी वो रेडिकली क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो मैंने कहा था चाहे वो इस तरफ लो चाहे वो इस तरफ लो, अगर ये एरिया यहाँ पर होगा तो इस तरफ होगी। तो मान लीजिए वो जो स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो निकलने वाली जो यूनिट वेक्टर है, मान लीजिए वो ये, बात को समझना अच्छे से, इनटू n यूनिट वेक्टर ले लो, जो r यूनिट वेक्टर ले लो, व्हाटएवर, ठीक है। अगर तुम यहां पर बात करो इस केस, तो यहां पर जो फील्ड की डायरेक्शन है वो तो इस तरफ है, अब एक क्लोज सरफेस है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें जो बनने वाला जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होगा, मतलब जो मतलब डायरेक्शनल होगा, जो वेक्टर्स क्वांटिटी होगी। देखो स्मॉल एरिया एलिमेंट मान लीजिए ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, मान लीजिए इस एरिया में ये ले लिया, तो ये मान लो अगर ds है, ठीक है। अब इसमें जो बनने वाला जो यूनिट वेक्टर होगा, मान लीजिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो n यूनिट वेक्टर है और ये स्मॉल एरिया एलिमेंट हमारे पास। अब क्या होगा, इसमें जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर होगा, तो जो n यूनिट की वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, रेडिकली आउटवर्ड होगी ना ऐसे। तो इनमें जो एंगल बन रहा होगा कितने डिग्री का बनना है, 90 डिग्री का बन रहा होगा। अब सेम केस में भी है, अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, ये वाला एक रीजन ले लेता हूं, सपोज करो यही लेना ना, एक छोटा सा मैंने ये ले लिया, चाहे ये ले लो। अब इसमें जो ये एरिया एलिमेंट है जो है ds, अब इसकी जो डायरेक्शन होगी रेडिकली का होगी, आउटवर्ड होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है। फिर से इनके बीच में जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री। यहां पर देखो E और n यूनिट वेक्टर के बीच में, यहां पर भी देखो E और n यूनिट वेक्टर के बीच में जो एंगल बना वो 90 डिग्री है। यहां पर E और n यूनिट वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, E पैरेलल टू n यूनिट वेक्टर। देखो अगर आपको ये फिगर समझ आ गई तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। देखो मैथमेटिकली होगा और बिल्कुल इजी होगा, वो आप चुटकी में निकाल सकते हो। तो पहली बात मैं एक बार वापस से निकाल कर देता हूं। मैंने आपको क्या बोला, हमें निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहां पर निकाला, ड्यू टू स्ट्रेट लाइन चार्ज। उसके लिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट ड्रॉ की और उसके बीच में मैंने एक यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें रेडिकली आउटवर्ड होगी।
तो अब इसको हमें निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए अगर हमें गॉसियन थ्योरम की एप्लीकेशन चाहिए, तो अब इसमें गॉसियन थ्योरम चाहिए। तो गॉसियन थ्योरम कब होल्ड करती है? जब वहां पर एक गॉसियन सरफेस होगी। गॉसियन सरफेस मींस क्लोज सरफेस। तो उसके लिए मैं क्या किया, और दूसरी बात गॉसियन सरफेस में ये भी कह सकते हैं कि चार्ज जो होना चाहिए, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके वजह से जो फील्ड होगी, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब इक्वी डिस्टेंस में होनी चाहिए। ये नहीं एक डिस्टेंस मतलब ये वाला पी कहीं और दूसरा कहीं हो, ठीक है। तो मान लीजिए इस यहां पर हमारे पास क्या पता चल गया, हम यहां से ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, गॉसेस, बाकी इंग्लिश वगैरह बुक से याद देखते ना, देखना जहां लिखना हुआ, वो क्या कहती है, जो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल अवर क्लोज सरफेस एस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अवर एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट। अब यहां पर मैंने क्या बोला, कितने सरफेसेस हैं? 3, 1, 2 और 3। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं फॉर सरफेसेस, या हम ऐसे कह सकते हैं, इसको रन को अभी ऐसे लिख देते हैं हम, क्लोज इंटीग्रल S1 E dot ds is equal to close integral S2 E dot ds is equals to close integral S3 E dot ds is equals to q over epsilon naught, which is equation number फर्स्ट। क्योंकि हमारे पास 3 सरफेसेस है ना, और ये तीनों सरफेसेस आपस में क्या है, बराबर है, और वो पूरे के पूरे किसके बराबर है, q over epsilon naught। अब हम क्या करते हैं, फॉर सरफेसेस, फॉर सरफेसेस, कौन सी सरफेसेस? अगर हम बात करें S1 एंड S2 की, S1 और S2 की अगर हम बात करें, अगर तुम यहां पर ध्यान दो, n यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करूं, और E जो है n यूनिट वेक्टर एंड E, इनके बीच में ये आप ऐसे कह सकते हो ds एंड E, जो एरिया एलिमेंट है, और ऐसे आप यहां पर ये लिख सकते हो स्मॉल एरिया एलिमेंट, उसके वेक्टर दे देता हूं, ये क्या है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देख लो ना बच्चे, ये जो ds है इसका एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इनके बीच में और यहां पर भी, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल s किसके लिए ले लो, S1 के लिए, E dot ds into cos of 90 डिग्री इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E dot ds, बट ये किसके लिए, S2 के लिए, तो क्या जाएगा cos of 90 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, which means इस केस में हमारे पास कुछ भी प्लस। अब ये जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहां पर निकाल सकते हो, इस सरफेस। अब इस सरफेस में अगर हम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अब यहां पर देख सकते हो फॉर सरफेसेस, अगर मैं किस सरफेसेस की बात करता हूं, सरफेसेस S3 की बात करूं, ds एंड E, ये क्या है, आर पैरेलल विद ईच अदर। अगर ये पैरेलल हैं, तो यहां पर अगर एंगल बन रहा था थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां पर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री के। तो गॉसियन सरफेस पर क्लोज इंटीग्रल S3 E डॉट ds cos ऑफ किससे आ जाएगा, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री से होता है 1 के, तो ये बराबर जाएगा क्लोज ऑफ S3 E डॉट ds। डियर स्टूडेंट, यहां पर मेरे पास S1 की वैल्यू निकल गई, S2 की और S3 की, तो अब मैं क्या करूंगा, देयरफॉर द इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम क्या रहेगी, देखो बच्चे, ये और ये क्या है, 0, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0, तो इनको इवैल्यूएट कर दो, बाहर निकाल दो, ठीक है। तो अब मेरे पास निकला क्या, क्लोज इंटीग्रल S3 E डॉट ds इज इक्वल टू q ओवर epsilon, यही वैल्यू आई ना मेरे पास। अब देखिए, मैं तो मेरे पास चेंज क्या हो सकता है, स्मॉल एरिया एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो तो फिक्स्ड होगी ना। अब यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो मैं थोड़ा ऊपर से रफ कर देता हूं यहां से, अब मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, देखो इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस, तो इसमें कोई इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा बोरिंग सा लगता है, बट चलो कोशिश करो समझने की। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, E को तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता, इंटीग्रेशन ओवर S3 ds इज इक्वल टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम बात करें ds की,
तो ये किसका है, ये कर्व सरफेस एरिया है। किसका कर्व सरफेस एरिया है, ये वाला जो एरिया सारा, ये क्या है। देखो अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर क्यों नहीं आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस नहीं है। यहाँ पर देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो इस जगह पे भी अगर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकती है इक्वी डिस्टेंस, बट यहाँ पर नहीं ऐसा केस अराइज हो सकता। ठीक है, ये अगर आपसे कोई पूछे तो यहाँ पर आप बोल सकते हो यहाँ पर भी, बट यहाँ पर जो होगा इसके केस में एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इक्वी डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, इस केस में इक्वी डिस्टेंस नहीं क्रिएट हो सकता, इसलिए यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, यहाँ पर हम लगा ही नहीं सकते। तो देखो बच्चे यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, मैं यहाँ पर बात कर रहा था ये जो ये वाला पॉइंट है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो बराबर होता है 2πr l, है ना। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो क्लोज सरफेस ds है, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो बराबर होता है 2πr l। तो डियर स्टूडेंट मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन में क्या आ जाएगा, हम ऐसे कह सकते हैं, हाँ, E डॉट 2πr l इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो मैं आगे इसे रख कर सकता हूं। देखो थोड़ी सी इंग्लिश वगैरह कंसीडर वगैरह वो आपको लिख देना, होप कि आपको समझ आ रहा होगा कुछ ना कुछ। तो देखिए जब आप इसे एक वीडियो पे 1-2 बार देखोगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर बात आती है क्यों की। तो यहाँ से अगर मैंने देखो चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूशन हमें किसके केस पे निकालना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ के केस पे। तो यहाँ पर हम एक कंसेप्ट लगा सकते हैं, बट लैम्डा इज इक्वल टू से होता है क्यू ओवर एल। तो क्यों किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो देयरफॉर E डॉट 2πr l इज इक्वल टू लैम्डा डॉट एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। यही हो सकता है ना बच्चे। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2πr इंटू। तो ये इक्वेशंस कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन स्ट्रेट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से हमें देखो यही पता चलता है कि ये जो लेंथ है इस वायर की लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, मतलब उसकी पोजीशन वेक्टर रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट पे। तो अगर देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहा हूं मैं, आपको पता चल गया था ये जो भी स्पेस होगा ये वैक्यूम हो सकता है या एयर हो सकता है। ठीक है, तो विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप ऐसा कह सकते हो, या स्ट्रेट लाइन चार्ज कह सकते हो। तो आपको ये पहली एप्लीकेशन समझ आई होगी गॉसियन थ्योरम की। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने बात बोली, जिस बच्चे को ये फिगर समझ आएगी उसी बच्चे को ये क्वेश्चन पूरा समझ आएगा। एक बार वापस से कह सकता हूं कि एक आपके पास एक स्ट्रेट लाइन चार्ज, मतलब स्ट्रेट लाइन कोई भी वायर ले लो, उसमें जब हम चार्ज इंसर्ट करेंगे तो उसमें बनने वाला चार्ज वजह से एक फील्ड जनरेट होगा। वो फील्ड को निकालने के लिए हमें गॉसियन थ्योरम लगानी पड़ती है, और गॉसियन थ्योरम के लिए हमारे पास गॉसियन सरफेस चाहिए। और गॉसियन सरफेस हमें यही सबसे पहली बात कहती है कि जो चार्ज से जो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, हर एक पोजीशन पे क्या होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। जो सरफेसेस की जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, तभी जाकर हम गॉसियन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट ये था हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। जब कभी भी आप एक मतलब आप इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के केस में अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उस केस में बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्या करेंगे, इसी नेक्स्ट एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।